Hello everyone, welcome back. So we were doing इससे लास्ट क्लास में इससे जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने 132, 133, 34, 134A ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। ये सारी चीज़ें हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें करना है, उससे आगे करना है हमें आज। तो प्रोबेबली आज हम करेंगे 136 रेड विद 142। ये ऑलवेज 142 रेड विद होता है, तो आज हम इसको करेंगे। और इसके बाद अगर जो है टाइम बचा तो हम रेट्स को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रेट्स को स्टार्ट ही कर पाएंगे क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये भी टाइम टेकिंग आर्टिकल्स है। और उसके बाद रेट तो काफ़ी बड़ा है, रेट के लिए तो 2-3 क्लासेस तो लग ही जाएंगी। तो ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियोस आप जरूर जाके देखें, ताकि आपको इससे पहले जो हम आर्टिकल्स कर चुके हैं, अभी तक जो सारी डिटेल, अभी तक जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी हम कर चुके हैं वो आपको पता चले, और क्या हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, किस क्रोनोलॉजी में हम चल रहे हैं वो आपको पता चले। और हमने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं इससे पहले। यूनियन जुडिशरी का पार्ट हम कर रहे हैं अभी। तो ठीक है, और कोई आपको कंफ्यूजन हो और कोई आपको कोई डाउट हो तो आप ऑलवेज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 136। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था, 132, 133, 134 में एंड पर्टिकुलरली 134A में यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा था। सर्टिफिकेट क्या करने के लिए? अपील करने के लिए, अपील करने के लिए। तो 134 में आप अपील कर रहे थे, 133 में अपील हो रही थी, 132 में अपील हो रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपील होती है, अपील वो स्टैट्यूटरी होती है। स्टैट्यूटरी मतलब अगर लॉ में दी हुई है तभी आपके पास अपील का राइट है, अगर लॉ में नहीं दिया हुआ तो आपके पास अपील का राइट नहीं है। ठीक है, स्टैट्यूटरी मतलब जो बाय लॉ आपको मिला हुआ हो। एक तो फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको बाय बर्थ मिला हुआ है, कि आपका बर्थ हुआ इसीलिए आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, और स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं जो आपको पार्लियामेंट देता है बाय लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट कहो या लेजिस्लेचर कहो, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट, वो हम आगे करेंगे वो चीजें। बट फिलहाल आपको इतनी बात समझ आई कि अपील की जो पावर है, अपील का जो राइट है वो स्टैट्यूटरी होगा। स्टैट्यूटरी होगा, वो आपको बाय लॉ मिलेगा, वो आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा। अगर लॉ में लिखा हुआ अपील है, अगर लॉ आपको अपील प्रोवाइड करता है तो आपके पास अपील का राइट है, अधिकार है। और अगर आपको राइट नहीं प्रोवाइड करता तो आपके पास अपील का राइट नहीं है। ठीक है, तो यहां हमने देखा था यहाँ पर कहाँ का राइट प्रोवाइड हो रहा था 132 में। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात थी, यहाँ पर सिविल, यहाँ पर क्रिमिनल, ये सारी चीजें हम ये सारे हम सब कुछ डिटेल में लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा था। ठीक है, तो ये बात आप समझे। अब एक बात बताओ, हमने तो बात कर ली कि भाई स्टैट्यूटरी होगा, अपील का राइट होगा तभी आपको अपील मिलेगी, नहीं तो आप अपील नहीं जा सकते। अब सपोज कोई एक केस है जिसमें कोई डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट सपोज ए और बी के बीच में केस है, और ये केस सपोज बी के फेवर में डिसाइड हो जाता है, तो बी के साथ तो रॉन्ग हो गया। अगर ए के साथ रॉन्ग हो गया, तो अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए के पास राइट होना चाहिए अपील में जाने का एटलीस्ट। सपोज वो एक बार अपील में चला गया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर था, वो अपील में चला गया हाई कोर्ट, और सपोज यहां पर उसको मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, यहां पर उसको अपील का राइट यहां पर हाई कोर्ट में तो आ गया, लेकिन इससे आगे उसको अपील का राइट नहीं मिला। उसको सपोज 134A का सर्टिफिकेट कोर्ट ने प्रोवाइड नहीं करा सपोज। ठीक है, नॉर्मली तो कोर्ट कर ही देता है प्रोवाइड, बट सपोज मान लो कि उसका ऐसा केस था कि कोर्ट ने उसको प्रोवाइड नहीं करा, ये प्रोवाइड नहीं करा कोर्ट ने उसको।
तो क्या अब उसके पास राइट नहीं होगा अपील करने का? क्या उसके पास राइट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में जाने का? क्या ए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? बताओ। तो इसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 136। ऐसे ही सिचुएशंस के लिए आर्टिकल 136 है। ये बेस्ड है इक्विटी के ऊपर। इक्विटी के ऊपर क्या होता है कि अगर आपको 132 में, 3 में, 4 में, किसी में भी आपको राइट नहीं मिला, आपको अपील का राइट नहीं दिया गया, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला 134 ए का, तो क्या होता है देखो। अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। देखो, नॉट विद स्टैंडिंग स्टार्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग से। नॉट विद स्टैंडिंग एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज होता है। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग को नॉट विद स्टैंडिंग को नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज बोलते हैं। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का क्या मतलब होता है कि मतलब जैसे यहां पर लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, इसका मतलब है कि इस चैप्टर में कुछ भी लिखा हो, मतलब 132 में कुछ भी लिखा हो, 133 में कुछ भी लिखा हो, या 134 में कुछ भी लिखा हो, इसका एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है। इसका नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है। ओवर राइडिंग, ठीक है, ये सबको ओवर राइड करता है। मतलब 132 में कुछ भी लिखा हो, 133 में कुछ भी लिखा हो, 134 में कुछ भी लिखा हो, ये सबको ओवरराइड कर देगा, सबके ऊपर से आ जाएगा 136। मतलब इसमें जो लिखा है वो माना जाएगा, इनमें जो लिखा है वो नहीं माना जाएगा। और किस कंडीशन में? वो कंडीशन यहां दे रखी है 136 में। मतलब एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का। समझे? देखो, जनरल सिचुएशन में तो ये माना जाएगा, नो डाउट ये माना जाएगा जनरल सिचुएशन में। लेकिन अगर कोई ऐसा क्लॉज है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, तो उस कंडीशन में वो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर। तो यहां पर स्टार्ट होती है बात नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से, नॉट विद स्टैंडिंग से। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ भी लिखा हो, इस चैप्टर में कुछ भी लिखा हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, इस चैप्टर में। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आपको पता है? ठीक है ना, कौन से पार्ट का कौन सा चैप्टर, ये आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले उसमें भी बताई थी क्लास में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन जुडिशरी कौन से पार्ट में आ रहा है, कौन से चैप्टर में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए आपके पास एक बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं आपको दिखाऊं अगर, ये देखो, जहां पर इंडेक्स आप ओपन करोगे ना, तो इंडेक्स में आपको चैप्टर और पार्ट और ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। तो आप देख सकते हो यूनियन जुडिशरी जो है 4th चैप्टर में आता है, 4th चैप्टर में। और अगर हम बात करें पार्ट की तो 5th पार्ट में आता है। ठीक है, 5th पार्ट के 4th चैप्टर में। तो ये इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, द सुप्रीम कोर्ट, हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से ग्रांट कर सकता है स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, determination, sentence, order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। अगर किसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है, मान लो किसी सिचुएशन में इसमें या और भी कोई सिचुएशन है जिसमें अपील का राइट प्रोवाइड नहीं हो रखा, और सुप्रीम कोर्ट को उसमें लगता है कि इसमें राइट प्रोवाइड होना चाहिए, इसमें अपील देनी चाहिए और इसको सुनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 की पावर यूज करते हुए उस अपील को सुन सकता है और उस पार्टी को राइट दे सकता है अपील का। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल लीव टू अपील। स्पेशल लीव टू अपील, इसको स्पेशल लीव बोला जाता है।
स्पेशल लीव टू अपील, आप देखोगे आर्टिकल में भी लिखा हुआ है स्पेशल लीव टू अपील। मतलब ये एक स्पेशल पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ये पावर यूज करते हुए किसी को भी अपील का राइट दे सकता है। जिसकी पार्टी के पास अपील का राइट नहीं था उसको भी दे सकता है अपील का राइट। ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सपोज आप कभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो 136, तो इसको रेड विद किया जाता है 142 के साथ। 136 तो आपको पता बताया मैंने कि सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर है कि वो किसी भी सिचुएशन में जहां पर अपील का राइट नहीं है वहां पर अपील प्रोवाइड कर सकता है। इसको हमेशा रेड विद किया जाता है 142 के साथ। ये देखो 142 के साथ यहाँ पर इसको देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी। यहाँ पर देखना, ये लाइन आप अपने बैरक में भी मार्क कर लेना। देखो, टू मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ये देखो ये लाइन काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under the law made by parliament। ठीक है ना, until provisions in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe। तो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में पास सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction में पास सच डिक्री और ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर, कोई भी डिक्री और कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी है। नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक रूल ऑफ इक्विटी हुआ। अब ये पावर इतनी वाइड है सुप्रीम कोर्ट की 142 की कि कंप्लीट जस्टिस का तो कोई आप एक पर्टिकुलर एक उसको उसके एक ड्राफ्ट नहीं बना सकते, या उसको उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दे सकते कि ये कंप्लीट जस्टिस है या फिर ये नहीं है। इस पे तो आप कोई लॉ नहीं बना सकते। ठीक है। तो ये इतनी वाइड पावर है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये चीज कंप्लीट जस्टिस के लिए ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है, कुछ भी अलाउ कर सकता है। अगर मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, कुछ केस लॉज बताऊं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं आपको देता हूं इसके कुछ एग्जांपल्स, और ये लैंडमार्क है और आपको इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि लैंडमार्क थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 142 की पावर को यूज करते हुए ये सारे डिसीजंस पास किए थे। तो आप देखो, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आपने बहुत सुना होगा। इसी केस की वजह से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो एक्ट आया था वो इसी की वजह से आया था, क्योंकि इसी में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, इट वाज हेल्ड दैट फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस देयर मस्ट बी सम गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है ना। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला जो मैटर है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो ये जो एक्ट आया था ना, ये इसी जजमेंट की वजह से आया था। इसी जजमेंट की वजह से आया था, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। ठीक है। इसी के बाद वो एक्ट आया था, एक्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है। तो ये इसी का रिजल्ट था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 142 की पावर को यूज करा था कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, है ना। जो वुमेन किसी भी वर्क प्लेस पर काम कर रही है उनके साथ कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज करा पावर का। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं दूसरा केस अगर मैं आपको बताऊं, तो एक केस है दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद सैयद बाबालाल बाबालाल
एच 2010 सुप्रीम कोर्ट, ये केस का नाम है। 2010 सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें अगर आपने सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा हुआ है, मतलब है ना, एक्ट चेक बाउंसेस के जो केस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या उसमें चेक बाउंसेस ही होते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस हेल्ड करी थी, मैं आपको बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट गेव वेरियस गाइडलाइंस इन केस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ केसेस, केस कंपाउंड करने होते हैं ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 138 में, that there was a major problem that the cases were not compounded at early stage and almost after complete trial there was compounding and this was wasting of the time of the court in the। इसमें क्या हुआ था कि क्या हो रहा था, कंपाउंडिंग की आपको पता होगा ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आपको पता होगा ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है जो पार्टी सेटल कर सकती है आपस में दोनों पार्टी सेटल कर सकती है मैटर को किसी भी स्टेज पर। किसी भी स्टेज का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलरली अगर 138 की बात करें तो इन मैटर्स को, चेक बाउंस के मैटर को आप हाई कोर्ट में जाकर भी सेटल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी सेटल कर सकते हो। ठीक है, मतलब नीचे से डिसीजन हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, आपने हाई कोर्ट में जाकर सेटल कर लिया, हाई कोर्ट से डिसीजन हो गया, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सेटल कर लिया, मतलब ये जो केसेस है कंपाउंडेबल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस हेल्ड करी थी कि अगर आप प्री ट्रायल पर उसको पहले ही कर लेते हो तो आपको 15%, आपको कुछ नहीं देना होगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और अगर लेटर स्टेज पे करते हो तो 15% इंटरेस्ट देना होगा, और हाई कोर्ट में जाके करते हो तो 20% इंटरेस्ट देना होगा। मतलब इस तरीके की गाइडलाइंस हेल्ड करी थी इस केस में। तो ये क्या है, ये भी ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 की पावर को यूज किया था कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। ठीक है, ये जब आप 138 आपको आता होगा और आप ये पढ़ लोगे तब आपको ये चीजें समझ आ जाएगी। अभी आप इसको लिख के रख लो। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स यूज करी थी। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, अभी ये करा नहीं रहा हूँ, 138 नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, और मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, अगर आपको ये आते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ केसेस के थ्रू, इससे क्या होगा कि आपको केसेस का भी नाम पता चल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट केसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में यूं कहीं आ सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। अब ये केस किसके ऊपर था, ये फैमिली कोर्ट का केस है, फैमिली कोर्ट का। ये डिवोर्स के ऊपर है। मतलब क्या होता है कि डिवोर्स, अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स कराना है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और 6 महीने का कूलिंग ऑफ, 6 से 18 महीने कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, आपको पता होगा कूलिंग ऑफ पीरियड होता है एक। ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं उसको। तो ये टाइम पीरियड इतना जरूरी होता है कि 6 महीने के बाद ही आप दूसरा एक मोशन आते हैं, एक मोशन आया फिर उसके बाद आप 6 महीने के बाद दूसरा मोशन लाते हो। तो ये प्रोसेस होता है डिवोर्स का, म्यूचुअल डिवोर्स का। तो दिल्ली में क्या प्रैक्टिस हो रही थी, अभी भी हो रही है या नहीं पता नहीं, लेकिन पहले क्या हो रही थी कि सेम डे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रखा था। सेम डे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट उसमें क्या था कि आप लंच से पहले कोर्ट में जाओ, एक एप्लीकेशन लगाओ, और उसमें एक कंडोनेशन की एप्लीकेशन साथ में लगाओ। मतलब आपने म्यूचुअल डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाई, और ये वाला जो पीरियड था 6 या 18 महीने का, इसके लिए आपने कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई, इसको कंडोन करने के लिए। और क्या होता था कि लंच के बाद इसको कंडोन कर दिया जाता था, इस टाइम पीरियड को। और सुबह एप्लीकेशन लगाई थी, फर्स्ट मोशन हुआ, सेकंड मोशन शाम के टाइम दे दिया, और 4 बजे आपके हाथ में डिवोर्स डिग्री आ गई। मतलब सेम डे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो लेटर ऑन उससे पहले केस आया था अनिल जैन माया जैन, इस केस से पहले अमरदीप सिंह और हरवीन कौर से पहले केस आया था अनिल जैन वर्सेस माया जैन 2009 सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को रोका और बोला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस टाइम पीरियड को वेव ऑफ कर सके। ठीक है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन फिर अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर का मैटर आता है 2017 सुप्रीम कोर्ट, और ये आई थिंक 3 जज बेंच केस था, आई थिंक चेक कर लेना, 2 या 3 जज बेंच केस है।
तो इसमें कोर्ट बोलता है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी पावर है कि वो भी इस टाइम पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक 142 की अनलिमिटेड पावर्स है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इससे कंप्लीट जस्टिस हो रहा है इस बात से, तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी जो सुप्रीम कोर्ट को सूटेबल लगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 142 की ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर कुछ भी पास कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 136, क्योंकि 136 भी ऐसी ही पावर हो गई जहां पर आप अपील दे रहे हो पार्टी को, जिसके पास अपील नहीं है उसको भी अपील दे रहे हो। ठीक है, तो इसको हमेशा रेड विद किया जाता है, जब भी एप्लीकेशन लगती है तो ऐसे मिलेगा आपको ये प्रोविजन लिखे हुए 136 रेड विद 142। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, 142 पढ़ लिया। इसको भी पढ़ लेते हैं सेकंड पार्ट को। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट shall as respect the whole of the territory of India have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or investigations or punishments of any contempt of itself। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी पावर होगी कि वो सब्जेक्ट टू किसकी होगी, पार्लियामेंट के लॉ ने। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है तो उसके सब्जेक्ट रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी की भी डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन, पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए कुछ भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, ये इजी पार्ट है। ये पार्ट जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, और 142 बहुत रेगुलरली यूज होता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे 482 हाई कोर्ट्स में यूज होते हैं, तो 142 भी बहुत रेगुलरली यूज होने वाली चीज है सुप्रीम कोर्ट में, और काफी इंपॉर्टेंट है 136 और 142। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको 136 और 142 दोनों करा दिए हैं। इतना ही है, इसके ऊपर आप जजमेंट पढ़ सकते हो, आपको मिल जाए तो काफी जजमेंट मिल जाएंगे इनके ऊपर, तो खैर 136 और 142 के ऊपर। ठीक है, अब ये रह गया क्या, नथिंग इन दिस क्लॉज 1 shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to armed forces। आर्म्ड फोर्सेज एक एक्सेप्शन है, आर्म्ड फोर्सेज ने कोई जजमेंट वजमेंट पास करी है, या आर्म्ड फोर्सेज का मतलब इनके अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये जो है प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये कहता है, बस ये एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। तो मेनली आपको ये फर्स्ट समझ में आनी चाहिए, और 142 का फर्स्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 142 की पावर क्या है और 136 क्या है। तो 142 की पावर आप कह सकते हो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक अनलिमिटेड पावर है, इनहेरेंट पावर से भी ज्यादा बड़ी पावर है ये, कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी पास कर सकता है, कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री, कुछ भी। ठीक है, आगे मूव करते हैं, यहां से। अब हम चलते हैं, देखो हमें 139 करना है, 139, तो 139 के साथ साथ हम 32 भी देखेंगे, 226 भी देखेंगे, और 139 तो देखेंगे ही। अब इसकी बात करें ये क्या होता है, तो इसको रिट्स बोला जाता है, इनको रिट्स। ठीक है, रिट्स, देखो रिट्स क्या होती है, हम बात कर रहे हैं रिट्स की, तो रिट्स फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। ठीक है, अब रिट्स क्या होती है, रिट्स का मतलब होता है कमांड ऑफ हायर कोर्ट, कमांड ऑफ हायर कोर्ट। हायर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों कोर्ट्स के पास कंकरेंट पावर्स होती है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है, कंकरेंट का मतलब होता है
दोनों के पास इक्वल पावर्स होती है। इक्वल पावर मतलब एक इशू पे सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है और हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है रिट। और अगर आपको बताऊं कनकरेंट के बारे में, तो कनकरेंट मतलब ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है ना, तो हाई कोर्ट की भी पावर साथ साथ ही चलती है। पैरेलल पावर्स होती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। कनकरेंट मतलब साथ साथ चलने वाली चीज। और आपने एक कंजिक्यूटिव भी सुना होगा, कंजिक्यूटिव। प्रोबेबली आपने सीआरपीसी में ये वर्ड सुने होंगे, अगर आपने सीआरपीसी करी होगी तो आपने सीआरपीसी में ये वर्ड सुने होंगे। कंजिक्यूटिव क्या होता है, ये और इसके बाद ये, मतलब जहां तक हाई कोर्ट की पावर आ रही है वहां तक हाई कोर्ट की पावर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर। ये आपस में पैरेलल नहीं होती है, एक के बाद दूसरी होती है, ये आपस में पैरेलल होती है। मोस्टली ये पनिशमेंट के रेफरेंस में आपको देखने को मिलता है सीआरपीसी में, कि जब कोर्ट पनिशमेंट देता है, मान लो एक ही केस में कोर्ट ने दो पनिशमेंट दी, दो ऑफेंस के लिए, एक ऑफेंस के लिए 3 साल दी और एक ऑफेंस के लिए 5 साल दी। तो कई बार कोर्ट उसको कनकरेंट भी दे देता है, कई बार कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब होता है कि पहले 5 साल पूरे होंगे, उसके बाद 3 साल पूरे होंगे, तो इन टोटल 8 साल हो गए। और यहाँ पर अगर मान लो कोर्ट उसको कनकरेंट कनकरेंट दे देता है, तो सपोज ये 5 है और ये 3 है, 3 यहाँ तक मान लेते हैं 3 को, ठीक है। तो इन टोटल कितनी सजा हो रही है, इन टोटल तो 5 ही साल की सजा हुई, क्योंकि ये जो 3 साल थे ये कनकरेंट इसी के साथ चलती रही, इसी के साथ चलती है। तो इसको कनकरेंट और कंजिक्यूटिव बोलते हैं। मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दिया है, इन शॉर्ट में बताया मैंने आपको। बाकी सीआरपीसी का टॉपिक है तो वहां कवर हो सकता है। हम बात कर रहे हैं रिट्स की, ठीक है ना। तो रिट्स कमांड होती है, रिट्स क्या होती है, कमांड होती है। कमांड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देता है और दोनों की कंकरेंट पावर होती है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। अब हम चलते हैं 32 से, ठीक है। अभी हम 32 से चलते हैं और रिट्स की बात करते हैं। रिट्स का मतलब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स क्या होती है और रिट्स का यूसेज क्या होता है और रिट्स में कोर्ट क्या इशू कर सकता है, ठीक है। तो आप आ जाओ आर्टिकल 32 पर। ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। पार्ट 3 में आर्टिकल 32 है। पार्ट थ्री में पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 32, ठीक है। ये बात करता है रिट्स की, ये बात करता है रिट्स की, ठीक है। क्या रेट्स होती है, कितने तरीके की होती है और किस रेट में क्या पावर होती है, वो सारी चीज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 32 को पढ़ते हैं। देखो, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। अब ये क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मूव करने के लिए द द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। दिस पार्ट से क्या मतलब है, दिस पार्ट से मतलब है ये पार्ट 3, मतलब फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। दिस पार्ट का मतलब तो पार्ट 3 हो गया, पार्ट 3, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या कहता है कि जो अधिकार आपको पार्ट 3 में मिले हुए हैं, जो भी राइट आपको फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मिले हुए हैं, उनको एनफोर्स कराने के लिए, आपको सुप्रीम कोर्ट में राइट है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में गारंटीड राइट है। देखो, गारंटीड राइट है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे राइट्स को जो आपको पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है उनको एनफोर्स कराएगा, ठीक है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स
फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, जो भी राइट आपको पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इस तरीके के 6 राइट और उनके पार्ट्स जो भी प्रोवाइडेड हैं पार्ट 3 में, उन वे राइट्स जो हैं वो आपके गारंटीड हैं और उनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो आर्टिकल 32 के अंडर में। ये आपको राइट देता है आर्टिकल 32 कि अगर आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है जो फंडामेंटल राइट में फॉल करता है, उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो रिट के थ्रू, ठीक है, अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए। अगर आपका कोई अगर आपके कोई राइट टू रिलीजन को वायलेट कर रहा है, राइट टू लाइफ को वायलेट करना चाह रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को, या राइट टू फ्रीडम, और भी 6 तरीके के फ्रीडम है, तो अगर आपका कोई भी राइट जो पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है, अगर उसको वायलेट किया जा रहा है, उसको कोई भी वायलेट कर रहा है, चाहे वो सरकार वायलेट कर रही है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल पर्सन वायलेट कर रहा है, या कोई इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट वायलेट कर रही है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के थ्रू मूव कर सकते हो। और ये राइट गारंटीड है, गारंटीड मतलब सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड है, क्योंकि आर्टिकल 32 ये कहता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, तो इन्होंने एक लाइन बोली थी कि आर्टिकल 32 इज हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स नहीं करा पाते। ठीक है, आर्टिकल 32 गारंटी कि ये राइट्स आपके कोई भी नहीं छीन सकता, ना तो सरकार छीन सकती, ना इंडिविजुअल छीन सकता, ना ही सरकार की कोई अदर इंस्ट्रूमेंटैलिटी छीन सकती। ठीक है, और अगर कोई भी इनको वायलेट करने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्टली, आपको कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। क्या इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है, और रिट्स इशू कर सकता है। और रिट्स कौन कौन सी, देखो रिट कौन कौन सी इशू कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सेंचुरी। ठीक है, 5 तरीके के रिट इशू कर सकता है कोर्ट, 5 तरीके की रिट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कितने तरीके की रिट होती है? 5 तरीके की रिट होती है। ठीक है, इनमें क्या है इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट, जो भी अप्रोप्रिएट रिट होगी उसको कोर्ट इशू कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, जो भी राइट अगर कोर्ट को सुटेबल लगता है कि हिबस कॉर्पस इशू करना चाहिए तो हिबस कॉर्पस इशू कर सकता है, सेंचुरी इशू करना चाहिए तो वो कर सकता है, मैंडमस इशू करना चाहिए तो उसको इशू कर सकता है। जो भी कोर्ट को सुटेबल लगता है कोर्ट उसको इशू कर सकता है। ठीक है, और और क्या कहता है ये कि जो भी फंडामेंटल राइट कोई भी इन्फ्रिंज हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वायलेशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो कोई भी डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट, और रिट के 5 तरीके की कुछ भी इशू कर सकता है। ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड बाय ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर, ये क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction to all the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट अपना लॉ बना के, ये आर्टिकल 32 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज
विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, किसी और कोर्ट को भी पावर प्रोवाइड कर सकता है कि वो अपने लोकल लिमिट्स में और ऑल और एनी ऑफ द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। तो ये जो राइट्स क्लॉज 2 में दिए हुए हैं, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट लॉ बना के किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। ठीक है, आगे, द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो देखो ये क्या कहता है, दी राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल, जो राइट गारंटीड है इस आर्टिकल में 32 में, वो आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता मतलब कहने का मतलब ये हो कि फंडामेंटल राइट्स उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आगे क्या कहता है, आगे कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर कोई प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर कोई प्रोविजन है, ठीक है, तो आपके ये राइट्स जो है इनको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है तो ये राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि ये प्रोविजन कौन से हैं, कौन से प्रोविजन हैं जब आपके फंडामेंटल राइट्स, कौन से प्रोविजंस हैं जब आपके फंडामेंटल राइट्स, या ये कहो कि आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाए, 32 को सस्पेंड हो जाए, ये कौन से प्रोविजंस में है, कौन से प्रोविजंस है ये, किसकी बात कर रहा है, अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात कर रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी जैसी देश में इमरजेंसी लगती है ना, इमरजेंसी लगती है 352, 356, 360 में, तो उस टाइम पर सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन ये दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, 20 और 21 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो दुनिया इधर से उधर हो जाए, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जब तक इंडिया रहेगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ये दो प्रोविजंस आपके कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता। चाहे इमरजेंसी लग जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दो प्रोविजंस कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता। और आई थिंक ये 359 में मेंशन है, आई थिंक, जहां तक मेरे को पता है, चेक कर लेना, बाकी हम उसको करेंगे जब देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आया 32। ये रिट्स हम एक एक करके देखेंगे, ये रिट्स की चिंता मत करो, रिट्स हम एक एक करके पूरी देखेंगे क्या होती है। मैं आपको आर्टिकल 32 बता रहा हूँ, आर्टिकल 32 आपकी समझ में आया क्या है। आर्टिकल 32 एक गारंटी देता है कि आर्टिकल 32 अगर क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, उसमें से अगर कुछ भी वायलेशन होती है तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सीधा एप्लीकेशन लेकर जाओ सुप्रीम कोर्ट में कि आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच से इन्फ्रिंज किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है आपका राइट, या फिर राइट टू लाइफ लिबर्टी, या फिर कोई भी राइट, तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। ये गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट। और बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताई, वो भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है, पेपर में वो स्टेटमेंट आई हुई है। ठीक है, अब आगे देखो, वो पार्लियामेंट, वो सारी बातें हमने कर ली, पार्लियामेंट की पावर की बात मैंने आपको बता दी, गारंटी वाली बात बता दी, और 5 रेट्स वाली बात बता दी, और ये इमरजेंसी वाली, तो चारों प्रोविजन हमने देख लिए। ठीक है, तो एक चीज और लिख लो, रिट्स को बोला जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स, क्योंकि रिट्स का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये इंग्लिश टाइम से चला हुआ आ रहा है, इंग्लिश लॉ से चला हुआ आ रहा है, तो प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, लीगल राइट्स को अपने लीगल राइट्स को क्या कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फाइल होती है, प्रेरोगेटिव रिट्स होती है, रिट्स बोला जाता है वैसे, बट प्रेरोगेटिव रिट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये इंग्लिश लॉ से था, इंग्लिश लॉ से। ठीक है, इंग्लिश लॉ से चला हुआ है। ठीक है, जो इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से 1935 के ज्यादातर मोस्टली प्रोविजंस हमने अडॉप्ट किए। ठीक है, और कनकरेंट पावर्स बताई मैंने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कनकरेंट पावर है रिट्स को लेकर। अब एक बार ऐसा करते हैं, आप
226 में भी आ जाओ, उसको भी देख लो। 226 हाई कोर्ट की जो पावर्स है रिट्स की, वहां पर आ जाओ, हाई कोर्ट्स की पावर पर आ जाओ, 226 पर आ जाओ। एक बार अपने बेयर एक्ट में 226 निकालो यहां पर। Notwithstanding anything in Article 32, notwithstanding in Article 32, every High Court shall have power throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction to issue to any person or authority, including its in appropriate cases the any government within whose territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, or any of them for the enforcement of any rights, यहाँ पर देखना, for the enforcement of any rights conferred by part 3 and for any other purpose। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास मैंने बताया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कंकरेंट पावर्स हैं, दोनों ही कोर्ट्स रिट इशू कर सकती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो होल ऑफ इंडिया को कवर करता है, ठीक है, और हाई कोर्ट अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी, तो बात करें अगर बोले तो अपनी स्टेट से रिगार्डिंग, जो भी स्टेट उसके अंदर आती है, ठीक है, तो हाई कोर्ट अपनी स्टेट में इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में, लेकिन दोनों की पावर कंकरेंट होती है। ठीक है, ये हमने बात करी। दूसरी बात है, अगर बात करें कि किसकी पावर वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर वाइडर है या फिर हाई कोर्ट की पावर वाइडर है। वाइडर का मतलब होता है ज्यादा, बड़ी। तो बड़ी पावर की अगर बात करें, जो मतलब जो इसमें ज्यादा चीजें कवर हो जाए, ज्यादा पार्ट्स को कवर कर सके, ज्यादा इशू पे रिट्स इशू कर सके, वो पावर होती है हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती। क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट जो है ना 32 में, वो दिस पार्ट की बात करता है, दिस पार्ट, और गारंटीड करता है दिस पार्ट। तो दिस पार्ट वो अपने आप को सीमित रखता है पार्ट 3 तक, मतलब फंडामेंटल राइट्स तक। सुप्रीम कोर्ट सीमित है फंडामेंटल राइट्स तक, लेकिन हाई कोर्ट बात करता है एनी अदर पर्पस, और एनी अदर पर्पस में कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हो। देखो पार्ट 3 तो हाई कोर्ट इंक्लूड कर ही रहा है, हाई कोर्ट भी पार्ट 3 के लिए रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट एडिशनली फॉर एनी अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए भी रिट को इशू कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज 1 टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट्स टू एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और person may also be exercised by High Court exercising jurisdictions in relation to the territories within which the cause of action wholly or in part arises. The exercise of such powers notwithstanding that the seat of such government or authority or the residence of such person is not within those territories. तो हाई कोर्ट अपनी टेरिटरी में उस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द सीट ऑफ सच गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है जिसमें दूसरी गवर्नमेंट का भी इशू आ रहा है, तो हाईकोर्ट वहां भी, देखो दोबारा पढ़ लो एक बार, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। द पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज 1, जो क्लॉज 1 की पावर है, टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स टू एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और पर्सन में बी एक्सरसाइज्ड बाय एनी हाई कोर्ट, सारे हाईकोर्टों के पास ये पावर है। ठीक है, exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action wholly or partly arises for the exercise of such powers। तो जहां जिस टेरिटरी में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, होली या पार्टली, तो उस हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर है। नॉट विद स्टैंडिंग मैंने आपको बताया कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज होता है, दैट द सीट ऑफ सच गवर्नमेंट और अथॉरिटी और रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट विद इन दोज टेरिटरीज। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट का कॉज ऑफ एक्शन आपके एरिया में अराइज हुआ, तो आपके पास पावर आ जाएगी कि आप उससे रिट इशू कर सको। ठीक है, इससे मैटर नहीं है कि
उस गवर्नमेंट या अथॉरिटी का रेसिडेंस आपके स्टेट में है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा। इसके बाद बात करें, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। रीट के बारे में आपको ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूं मैं, क्या क्या होता है। 32 तो मैं आपको पूरा बता चुका हूं। इसके बाद मैं आपको दो तीन केसेस बताता हूं। इसके बाद मैं आपको दो तीन केसेस बताता हूं, वो आप देखो। केस लिखो एक पहले। ये थोड़ा दो तीन क्लासेस का टॉपिक है, तो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कोई चीज रहे ना। ठीक है। केस का नाम है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ए आई आर 1950 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इट वॉज हेल्ड पेटिशनर कैन कम डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। पेटिशनर जो है पेटिशनर जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। ये इसमें हेल्ड हुआ इस केस में, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी पेटिशनर जिसका भी राइट इन्फ्रिंज हुआ, वायलेट हुआ, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस क्या होने लगे, क्योंकि हमारा देश इतना वास्ट है, इतना ह्यूज है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की लाइन लग गई और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की पिटीशंस के प्लेथोरा ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ गए। मतलब बंडल सी बंडल सुप्रीम कोर्ट के पास इतने केसेस आ गए कि सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा अपने अगले जजमेंट में पीएन कुमार की अगर बात करें। नेक्स्ट केस लिखो आप। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कोई भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, तो क्या करा कि सबने सुप्रीम कोर्ट में जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ये कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत है, और उसके ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सबने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना स्टार्ट कर दिया, रिट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल होने लग गई। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि ओवरबर्डनिंग हो गई, केसेस की ओवरबर्डनिंग। तो ये केस आया पीएन कुमार वर्सेस एमसीडी 1987 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पेटिशनर इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट सिंस दे आर हैविंग एन इक्वल एंड इफेक्टिव रेमेडी बिफोर द हाई कोर्ट। भाई पेटिशनर के पास हाई कोर्ट भी तो है। भाई हाई कोर्ट के पास भी कंकरेंट पावर है, सेम पावर है। जो हम इशू कर सकते हैं वो हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, जो हम देख सकते हैं वो हाई कोर्ट भी देख सकता है। सेम पावर है उसके पास भी, बल्कि हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा पावर है कि वो एनी अदर पर्पस के लिए भी रेट इशू कर सकते हैं। तो यू शुड फर्स्ट मूव बिफोर हाई कोर्ट। आपको पहले हाई कोर्ट के आगे मूव करना चाहिए। ठीक है ना। फर्स्ट मूव बिफोर हाई कोर्ट। पहले आप हाई कोर्ट के आगे तो मूव करो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। नो डाउट योर राइट इज गारंटीड, नो डाउट योर राइट इज गारंटीड। इसीलिए आप पहले हाई कोर्ट में मूव करो अंडर आर्टिकल 226। आपका राइट गारंटीड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बट आपके पास जब एक फॉरम है, आपके पास जब एक फॉरम है, एक रेमेडी है, हाई कोर्ट अवेलेबल है, तो आपको पहले हाई कोर्ट मूव करना चाहिए। तो डायरेक्शंस थे बेसिकली गिवन टू द, डायरेक्शन जो थे ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए थे। क्योंकि पूरी कंट्री अगर सुप्रीम कोर्ट में ही 32 फाइल करने लग जाएगी, आर्टिकल 32 के अंदर रिट फाइल करने लग जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन तो होना ही है। और वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन हुआ। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने पीएन कुमार वर्सेस एमसीडी 1987 में हेल्ड किया दैट यू शुड फर्स्ट मूव टू द हाई कोर्ट एंड देन यू शुड कम टू द सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद एक बात और बताता हूं। आपने रेस जुडिकाटा पढ़ा हो, रेस जुडिकाटा पढ़ा हो, तो विल रेस जुडिकेटा अप्लाई अपॉन रिट्स। बताओ, रेस जुडिकाटा
रेस जुडिकाटा ये आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, सीपीसी सेक्शन 11 में है, और ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। तो क्या रेस जुडिकाटा रिट्स के ऊपर अप्लाई होता है? मतलब अगर एक बार हाईकोर्ट में रिट फाइल हो गई, हाईकोर्ट में डिसीजन हो गया, तो क्या वो अब क्या वही सेम केस सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है? इससे तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएगी, है ना। इससे तो कोर्ट की और बर्डनिंग और हो जाएगी, क्योंकि हर कोई आदमी जो नीचे सेटिस्फाई नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो आप बताओ, क्या हाईकोर्ट का जजमेंट, हाईकोर्ट का डिसीजन रेस जुडिकाटा होगा सुप्रीम? क्या हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा वो रेस जुडिकाटा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? बताओ, क्या ये ऑपरेट करेगा रेस जुडिकाटा की तरह? ठीक है, तो इसके लिए आप केस लिखो, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने बोला, इसमें कोर्ट ने बोला कि इफ अ पेटिशन अंडर 226 हैज बीन कंसिडर्ड ऑन मेरिट्स, अगर एक पेटिशन जो कि 226 में फाइल करी थी आपने, और वो मेरिट्स के ऊपर डिसाइड हो चुकी है, मेरिट्स के ऊपर, ठीक है ना, मेरिट्स के ऊपर डिसाइड कर दी हाई कोर्ट ने, ठीक है, तो दिस विल बाइंड बोथ द पार्टीज, ये दोनों पार्टी को बाइंड करेगी, और सेम फैक्ट के ऊपर, सेम फैक्ट के ऊपर, सेम फैक्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहो, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड नहीं होगा सेम फैक्ट्स के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा रिट्स के ऊपर भी, ठीक है, रिट्स के ऊपर की। इसके एक दो एक्सेप्शंस हैं कि सपोज जैसे इफ द पेटिशन अंडर 226 हैज बीन डिसमिस्ड नॉट ऑन मेरिट्स, अगर मेरिट्स के ऊपर नहीं डिसाइड हुई तो। अब आप कहोगे मेरिट्स के ऊपर ना होने का क्या मतलब है भाई? सपोज लैशिस के ग्राउंड पर, लैशिस मतलब डीले होता है, इनऑर्डिनेट डीले, अनरीजनेबल डीले कह लो, अनरीजनेबल डीले। तो अनरीजनेबल डीले अगर कुछ हुआ और उसके ग्राउंड पर, टेक्निकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो इसको आप नहीं कह सकते कि ये मेरिट्स पे था, तो यहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, यहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। सेकंड थिंग है, अगर लिमने इन लिमले, इसको बोलते हैं एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? विदाउट गोइंग इनटू मच मेरिट्स, विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स कह लो, कि ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा, हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसाई ही, ऑन द फेस ऑफ इट ही उसको डिसाइड कर दिया केस को बिना मेरिट्स के, विदाउट मेरिट्स के, ठीक है। तो इस केस में भी, इस केस में भी अगर विदाउट मेरिट्स के, विदाउट मेरिट्स के अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अगर विदाउट मेरिट्स कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो आप इस केस में भी कह सकते हो कि रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई, ठीक है, नॉट अप्लाई, रेस जुडिकाटा इस केस में भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ मैटर्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैंने आपको बताई रेस जुडिकाटा के ऊपर, रिट्स के ऊपर, और ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप इसको लिख के रखें। दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिट्स के बारे में आज बताया, हमने 32 और 226 किया। नेक्स्ट क्लास में हम रिट्स क्या होती है ना, एक एक करके पांचों रिट्स को देखेंगे कि मैंडेमस क्या है, हिबेस कॉर्पस क्या है, सेसरी क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सारी रिट्स एक ही क्लास में आ जाए। और आज हम सफिशिएंटली 32 टू 26 समझ चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से इसको रिपीट, देखो मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए होता हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर्स है, आप इसको दोबारा से सुन सकते हो, है ना। फिजिकल क्लास में ये आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कह लो, या
प्रेरोगेटिव नहीं होता फिजिकल क्लासेस में कि आप बार बार रिपीट करवा सको किसी चीज को। लेकिन अभी आपके पास यूट्यूब है और अभी आपके पास जो वीडियो है, तो इसको आप बार बार से रिवाइंड कर सकते हो, पीछे से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे करके आप सुन सकते हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है और काफी लेंदी जो है कोर्स, आपको पता है। तो ठीक है, तो 136 142 हमने किया और 32 226 हमने किया। अब 139 एक बार रीड कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और 139 में आपको समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और जो बाकी छोटी चीज कोई बची होगी, अगर मेरे को लगता है कुछ, तो वो भी मैं बता दूंगा, और बाकी हम रीड्स करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ऑल फॉर टुडे, आई थिंक ऑल फॉर टुडे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।